Radhe Radhe friends, welcome back to my channel. Today we will discuss the most important topic of childhood and growing up, that is Kohlberg's theory of moral development. तो चलिए शुरू करते हैं। मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी से पहले हमें मोरालिटी का मीनिंग क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मोरालिटी क्या है? मोरालिटी इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ इंटेंशंस, डिसीजंस एंड एक्शंस बिटवीन दोज दैट आर गुड and that are bad. A moral code is a system of morality according to a particular philosophy, religion, culture, etc. Morality क्या है? Morality is the differentiation of intentions, decisions and actions. हमारे intentions, हमारे decisions और हमारे actions के बीच में difference है, जो हमें ये बताता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ good है और क्या चीज़ bad है. A moral code is a system of morality. और एक मोरल कोड जो है वो मोरालिटी का एक सिस्टम होता है अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर फिलॉसफी, रिलीजन, कल्चर एट्सेट्रा। यानी कि ये तो हमें पता है कि मोरालिटी में क्या है कि वो चीज़ देखते हैं हम कि हमारे लिए क्या सही है या क्या गलत है। लेकिन एक जो मोरल कोड है वो अलग अलग कल्चर में, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग हो सकता है। ये अलग अलग फ़िलोसफी, अलग अलग रिलीजन और कल्चर के हिसाब से मोरल कोड हो सकता है। यानी कि जो भी हम बोले कि ये चीज़ सही है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक सोसाइटी में वो चीज़ सही मानी जाए। एक मोरल कोड जो है वो मोरालिटी को डिफ़ाइन करता है कि जो हर एक सोसाइटी में अलग अलग मोरल कोड जो है फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल डाइवोर्सिंग अ वाइफ को डाइवोर्स देना इंडियन कल्चर में बुरा माना गया है, जबकि इसको वेस्टर्न कल्चर में बुरा नहीं माना गया। ये कि वहाँ की नॉर्मल चीज़ है। तो क्या है मोरालिटी? अच्छा या बुरा जो भी होता है, यानी कि क्या अच्छा है क्या बुरा, उसके बीच में डिफरेंस करना और अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना। नेक्स्ट वन इज़ एस्पेक्ट्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो मोरालिटी का मीनिंग हमें क्लियर हो गया है। अब हम एस्पेक्ट्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट की ओर चलते हैं। 3 एस्पेक्ट्स हैं: मोरल बिहेवियर, मोरल फीलिंग्स एंड मोरल जजमेंट। तो मोरल बिहेवियर क्या होता है? मोरल बिहेवियर इज़ दैट व्हेन अ चाइल्ड बिहेव्स कीपिंग इन माइंड द सोशल रूल्स एंड राइट एंड रॉन्ग इज़ अ सिचुएशन। मोरल बिहेवियर क्या है? जब जो बच्चा है वो बिहेव करता है अपने माइंड में ये सोच के कि सोशल रूल्स के अकॉर्डिंग क्या सही है और क्या गलत है, यानी कि बच्चा क्या बिहेव करता है। नेक्स्ट वन इज़ मोरल फीलिंग्स। मोरल फीलिंग्स में क्या है कि बच्चा कोई काम करके क्या फील करता है। इट एक्सप्लोर्स हाउ अ चाइल्ड फील्स व्हेन ही शोज़ इमोरल कंडक्ट। यानी कि अगर वो कोई इमोरल कंडक्ट करता है, कोई ऐसा काम करता है जो पर्टिकुलर सोसाइटी में गलत माना गया है, तो क्या उसे गिल्ट फील होता है या नहीं, या फिर कुछ अच्छा काम करने पे उसे खुशी फील होती है, एक रिवार्ड फीलिंग लगती है। तो यानी कि उसकी मोरल फीलिंग्स क्या हैं। नेक्स्ट वन इज़ मोरल जजमेंट। मोरल जजमेंट क्या होता है? जब बच्चा जब वो उस स्टेज पर पहुंच जाता है जब वो ये जज कर सके कि क्या सही है और क्या गलत। चलते हैं थ्योरी की तरफ। अजम्पशंस ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी। तो कोलबर्ग्स की थ्योरी की क्या मान्यताएं हैं, सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ ह्यूमंस आर इनहेरेंटली कम्युनिकेबल, कैपेबल ऑफ रीजनिंग एंड पोजेस अ डिज़ायर टू अंडरस्टैंड अदर्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। ह्यूमंस क्या हैं? कम्युनिकेबल होते हैं, कैपेबल ऑफ रीजनिंग होते हैं और उनमें एक डिज़ायर होती है अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों को समझने की, एंड द वर्ल्ड अराउंड देम, और जो उनके आसपास का संसार है उसको समझने की। सेकेंड वन इज़ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉरल आर्ग्यूमेंट इज़ इंडिपेंडेंट। जो भी मॉरल आर्ग्यूमेंट होता है वो उसका स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट होता है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होता वो। जस्टिस इज़ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉरल रीजनिंग। और जो मॉरल रीजनिंग है उसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? जस्टिस। वट एवर राइट मस्ट बी यूनिवर्सली वैलिड अक्रॉस सोसाइटीज़। और जो भी सही है वो सभी सोसाइटीज़ में यूनिवर्सली वैलिड होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए।
According to Kohlberg, someone progressing to a higher stage of moral reasoning cannot skip stages. तो जो कॉलबर्ग की थ्योरी है हम आगे पढ़ेंगे, उसमें कॉलबर्ग ने 6 स्टेजेस दी हैं। तो कॉलबर्ग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी एक स्टेज पर है, एक हायर स्टेज पर है, वो कोई भी स्टेज स्किप करके नहीं आया है, यानी कि हमें 1 बाय 1 एक एक स्टेज पे जाना पड़ता है। जो भी चाइल्ड है वो हर एक स्टेज को फॉलो करता है 1 बाय 1, कोई भी स्टेज को स्किप नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल्स कुड ओनली प्रोग्रेस थ्रू दीज स्टेजेस 1 स्टेज एट अ टाइम, यानी कि जो भी इंडिविजुअल इन स्टेजेस में गो थ्रू होता है, प्रोग्रेस करता है इनके थ्रू, तो वो एक स्टेज पर एक टाइम में एक ही स्टेज पर रह सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसने एक टाइम में 2 स्टेज क्रॉस कर ली हो। इसका मतलब क्या है, 1 स्टेज एट अ टाइम। और क्या मान्यता है इसकी? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड चाइल्ड्स मॉरल डेवलपमेंट इट इज़ असेंशियल टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ रीजनिंग एंड थिंकिंग। तो ये देखने के लिए कि बच्चे में मॉरल डेवलपमेंट हुई है या नहीं, ये देखना है कि उसकी रीजनिंग या थिंकिंग, वो किस तरह से सोचता है, वो कहाँ तक बढ़ी है। अब थ्योरी को समझने के लिए एक मॉरल डायलेमा दिया गया है, जिसके हिसाब से कॉलबर्ग ने क्वेश्चंस पुट किए थे और फिर जाना था कि कैसे कैसे हम अलग अलग स्टेज पर, मॉरल डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेज पर जो है वो प्रोग्रेस करते हैं। तो मॉरल डायलेमा क्या होता है, यानी कि नैतिक दुविधा, यानी कि जब हम इस सिचुएशन में होते हैं जब हम ये नहीं सोच पाते कि क्या सही है और क्या गलत, हमारे सामने एक 2 वे आ जाता है, यानी कि हमें पता नहीं होता 2 रास्ते हैं, हमें कहाँ जाना है और कौन सा रास्ता सही है या कौन सा गलत है और हमें कौन सा रास्ता जो है अपनाना चाहिए। तो इसको मोरल डायलेमा कहते हैं, यानी हमारे दिमाग में एक दुविधा चलती रहती है। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। इन यूरोप अ वुमन वॉज नियर टू डेथ फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ कैंसर। यूरोप में एक जो वुमन होती है वो एक अलग तरह के कैंसर से जूझ रही होती है। देयर वॉज ओनली 1 ड्रग दैट माइट सेव हर। वहाँ पे सिर्फ एक ही दवाई है जो उसकी जान बचा सकती है, बट द ड्रगिस्ट वॉज चार्जिंग 10 टाइम्स टू व्हाट द ड्रग कॉस्ट टू हिम। लेकिन जो ड्रगिस्ट है, यानी कि जिसने वो ड्रग बनाया है, वो जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है ड्रग की, उससे 10 गुना ज़्यादा वसूल रहा है। द सिक वुमेंस हस्बैंड हाइंस, जो बीमार वुमेन है उसके जो हस्बैंड है हाइंस, ट्राइड एवरी लीगल मीन्स बट कुडंट अरेंज द फुल अमाउंट। तो वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं और ड्रगिस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इंस्टॉलमेंट पे दे दो, लोगों से लोन लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ भी बहुत सारे जो मीन्स ट्राई करते हैं लेकिन फुल अमाउंट अरेंज नहीं कर पाते। सो हैविंग ट्राइड अ लॉट, Heinz got anxious and considers breaking into the drugstore to steal the drug for his wife. तो हाइंस को पता है कि अगर मेरी वाइफ को दवाई नहीं मिली तो वो मर जाएगी, और उसने बहुत लीगल मीन्स भी ट्राई कर लिए हैं कि ड्रगिस्ट पर उसको दवाई देने को तैयार नहीं है, उसे पूरा 10 गुना ही चाहिए अपनी दवाई का। तो हाइंस क्या करता है, हाइंस जो है दुविधा में फंस जाता है कि अब क्या किया जाए, या तो मैं गलत रास्ता अपनाऊं, चोरी डकैती करके जो है वो ड्रग से ड्रग ले आऊं, या फिर अपनी वाइफ को मरने दूं। तो ये उसके सामने एक मॉरल डायलेमा था। तो हाइंस ने क्या किया, हाइंस ने रूल्स तोड़ दिए और ड्रगिस्ट के स्टोर को जाके तोड़ दिया और वहाँ से ड्रग चोरी कर लिया। Kohlberg presented this story before children with following questions. तो कोलबर्ग क्या करते हैं, ये स्टोरी बच्चों को सुनाते हैं और उनसे कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं। शुड हाइंस स्टील द ड्रग, वाई और वाई नॉट। तो वो पूछते हैं कि क्या हाइंस को ड्रग चुरा लेना चाहिए था,
क्यों और क्यों नहीं। इस क्वेश्चन के बेस्ड पे जो है वो कोलबर्ग ने इस डायलेमा के बेस पे कुछ लेवल्स ऑफ मोरालिटी दिया है। तो लेवल 1 इज़ प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसमें 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज एंड स्टेज 2 एक्सचेंज स्टेज और स्टेज ऑफ इंडिविजुअलिज्म। तो लेवल 1 पढ़ेंगे प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर क्या है, एट दिस स्टेज कोलबर्ग सेज ओबेइंग द रूल्स इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ मीन्स टू अवॉइड पनिशमेंट। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो मोरालिटी जो है वो फॉलो कैसे करता है, जब उसको रिवार्ड या फिर पनिशमेंट दी जाती है, यानी कि उसको कोरिलेट कर दिया जाता है कि अगर तुम कोई अच्छा काम करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा और तुम बुरा काम करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। यानी कि उसका लेवल इतना ही होता है कि वो अच्छा बुरा तो समझ नहीं पाता, लेकिन वो अच्छा बुरा काम करता है किस डर से, कोई भी बुरा काम नहीं करता वो बच्चे की ये कह सकते हैं हम कि कम एज में जब बच्चा छोटा होता है तब उसको हम ऐसे ही सही गलत समझाते हैं। जब उसने कुछ गलत काम कर दिया तो उसको डांट पड़ती है, तो इससे बच्चों को सही गलत तो नहीं समझ आता, लेकिन उसको ये समझ आ जाता है कि हाँ मैंने ये काम किया तो मुझे डांट पड़ेगी, तो वो सही काम सिर्फ़ और सिर्फ पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए करता है। बाकी उसका माइंड अभी इतना डेवलप नहीं होता कि वो उसको जान सके कि हाँ ये चीज़ एक्चुअल में सही है। अब हाइंस के अगर देखा जाए तो वो जो एग्जांपल हमने किया था उस हिसाब से देखें तो हाइंस शुड नॉट स्टील द ड्रग एज ही मे गो टू द जेल और पनिश्ड। तो इस स्टेज में हम हाइंस का एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे हाइंस को जो है वो ड्रग नहीं चुराना चाहिए, नहीं तो उसको पनिशमेंट मिल जाएगी, यानी कि वो फिर उसको जेल हो जाएगी। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं, स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज और सेल्फ ओरिएंटेशन। इसको हम एक्सचेंज स्टेज भी कहते हैं, यानी कि जो बच्चा है वो सही गलत कैसे सीखता है, सिंपल एक्सचेंज या फिर रेसिप्रोसिटी से। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन अ चाइल्ड इज आस्क्ड टू डू सम वर्क ही विल आस्क फॉर रिवार्ड इन एक्सचेंज ऑफ डूइंग दैट वर्क। यानी कि जब किसी बच्चे को हम बोलते हैं कि हमारे लिए एक काम कर दो, तो छोटा बच्चा क्या करेगा, हमेशा अपनी शर्तें मनवाएगा, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, आप मेरे लिए ये ला देना या मुझे एक चॉकलेट दे देना तब मैं आपका काम करूँगा। तो इसको टिट फॉर टैट भी बोला जाता है। यानी कि बच्चा जो है वो अब बस किसी भी सही या गलत काम के लिए कुछ ना कुछ एक्सचेंज ऑफर जो है वो चाहता है, हमसे एक्सपेक्ट करता है। अब हाइंस के केस में क्या है, हाइंस शुड स्टील द ड्रग बिकॉज द ड्रगिस्ट वॉज अ बैड पर्सन एंड ही डिडंट हेल्प हाइंस। तो हाइंस को जो है वो यहाँ पे इस स्टेज के अकॉर्डिंग जो है वो हाइंस को क्या करना चाहिए, ड्रग चुरा लेना चाहिए, क्योंकि ड्रगिस्ट जो है वो एक बैड पर्सन था, वो उसको दवाई नहीं दे रहा था, वो उससे 10 गुना ज़्यादा वसूल रहा था, तो इसलिए उसको टिट फॉर टैट करना चाहिए और ड्रग चुरा लेना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट इज़ लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी। लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी में स्टेज 3 है, जिसको हम बोलते हैं गुड बॉय, नाइस गर्ल ओरिएंटेशन और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। यहाँ पे क्या है, बच्चा थोड़ा सा एज और ग्रो करता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है, तो वो सही गलत किस तरह से उसके मायने बदल जाते हैं सही गलत के, और वो सोसाइटी में एक अच्छा पर्सन बनने की कोशिश करता है और वही काम करता है जो सोसाइटी सही मानती है। यानी कि एक उसके माइंड में इमेज होती है गुड बॉय नाइस गर्ल की, यानी कि बच्चा जो है वो गुड बॉय बनना चाहता है, या अगर लड़के के केस में वो नाइस गर्ल बनना चाहती है। जैसे छोटे बच्चों का एग्जाम्पल दिया जाता है कि तुम अच्छे बच्चे बनो, अगर तुम ये काम करोगे तो तुम अच्छे बच्चे बनोगे। तो इस तरह से उनको सिखाया जाता है और वो फिर उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। इसीलिए इसको
स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन भी कहते हैं, यानी कि जब किसी बच्चे की तारीफ़ में हम बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसने ये काम बहुत अच्छा किया, तो इसलिए स्टेज को स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन भी कहा जाता है। अब हाइंस के केस में क्या है, हाइंस शुड स्टील द ड्रग इन ऑर्डर टू बी अ गुड हस्बैंड। हाइंस को ड्रग चुरा लेना चाहिए, नहीं तो उसकी वाइफ मर जाएगी। तो इसलिए एक अच्छा हस्बैंड अगर वो साबित होना चाहता है तो उसको ड्रग चुरा लेना चाहिए। लेवल 2 की नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 4, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो यहाँ पे जो है द फोकस इज़ ऑन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर बाय फॉलोइंग द रूल्स, डूइंग वंस ड्यूटी एंड रिस्पेक्टिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे क्या है, मोरालिटी का मीनिंग क्या है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, हमें सोसाइटी के रूल्स फॉलो करने चाहिए, हमें अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा हाइंस के केस में, हाइंस शुड नॉट स्टील द ड्रग बिकॉज दैट वुड बी अगेंस्ट द लॉ एंड ही हैज़ ड्यूटी टू अपहोल्ड द लॉ। तो यहाँ पे हाइंस को जो है वो ड्रग नहीं चुराना चाहिए क्योंकि ये कानून के ख़िलाफ़ है और उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करे। नेक्स्ट वन इज़ लेवल 3, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। तो पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में क्या होता है, इसमें भी 2 ही स्टेज हैं, हर एक लेवल पे 2 स्टेज हैं। स्टेज 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो ये जो स्टेज है इसको बहुत ही हाई लेवल स्टेज कहा गया है, यानी कि बहुत ही कम लोग स्टेज पर पहुंच पाते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि हमारा माइंड जो है वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने लगता है और हमें सही गलत में फ़र्क समझ आ जाता है। तो कई बार ये होता है कि सोसाइटी पूरी उस चीज़ के अगेंस्ट होती है लेकिन हमें पता है कि वो चीज़ जो है वो सही है, तो सोसाइटी के अगेंस्ट जाके हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं, उस चीज़ को मानते हैं। तो इसमें इसलिए इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है। तो यहाँ पे क्या है, पीपल बिगिन टू अकाउंट फॉर डिफरिंग वैल्यूज़, ओपिनियंस एंड बिलीव्स ऑफ अदर पीपल। पीपल बिगिन टू आस्क व्हाट मेक्स अ गुड सोसाइटी। यहाँ पे लोग पूछने लगते हैं, क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या चीज़ से एक अच्छी सोसाइटी बनेगी। दे बिगिन टू थिंक अबाउट सोसाइटी इन अ वेरी थेरेटिकल वे। तो यहाँ पे जो है वो एक अच्छी सोसाइटी को बनाने के लिए सही और गलत के बारे में सोचा जाता है। हाइंस के केस में देख लेते हैं, हाइंस शुड स्टील द ड्रग बिकॉज एवरीवन हैज़ द राइट टू लाइफ रिगार्डलेस ऑफ लॉ अगेंस्ट स्टीलिंग। तो यहाँ पे क्या है, हाइंस को ड्रग चुरा लेना चाहिए क्योंकि एवरीवन हैज़ द राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार तो सभी को है, रिगार्डलेस ऑफ द लॉ अगेंस्ट स्टीलिंग। तो चाहे चोरी करना पाप है, चाहे सोसाइटी जो है वो चोरी करने को गलत मानती है, लेकिन अगर वो चोरी नहीं करेगा तो उसकी वाइफ मर जाएगी, तो जीने का अधिकार तो सबको है। तो जो हाइंस है उसको ड्रग चुरा लेना चाहिए। लास्ट स्टेज है हमारी स्टेज ऑफ कंसाइंस और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है ह्यूमन लाइफ, नॉन वायलेंस, इक्वलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी को, और बहुत ही ऊपर उठ के सोचा जाता है कि क्या चीज़ सही मायने में सही है, यानी हमें किस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमारी सोल को। अब यहाँ पर क्या है, हाइंस के केस में देख लेते हैं, हाइंस शुड स्टील द ड्रग इवन इफ़ द पर्सन वॉज अ स्ट्रेंजर। तो यहाँ पे बहुत ही ऊपर वाली सोच के बारे में बात की गई है, यानी कि वो कहता है कि अगर हाइंस की वाइफ की जगह पे वहाँ पर कोई स्ट्रेंजर भी होता, कोई अजनबी भी होता, तब भी हाइंस को ड्रग चुरा लेना चाहिए। ही मस्ट फॉलो हिज कंसाइंस, उसे अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। एंड नॉट लेट द ड्रग्स डिज़ायर फॉर मनी आउटवे द वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू को समझना चाहिए, ना कि ड्रगिस्ट की पैसा कमाने की इच्छा को। तो यहाँ पे जो है वो
हाँ, इसको ड्रग चुरा लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी कोलबर्ग की थ्योरी। इसको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है। सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है कैरोल गिलिगन के अकॉर्डिंग। तो क्रिटिसिज्म क्या है इसका? फर्स्ट वन इज़ कैरोल गिलिगन क्रिटिसाइजेस कोलबर्ग्स थ्योरी बिकॉज इट वॉज जेंडर बायस सिंस ऑल द सब्जेक्ट्स इन हिज सैम्पल्स वर मेल। तो कैरोल गिलिगन ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है क्योंकि जितने भी सैम्पल जो हैं वो कोलबर्ग ने लिए थे वो सभी मेल थे। तो कैरोल गिलिगन कहती हैं कि जो थिंकिंग पावर है, यानी कि जो भी सोचने का तरीका है, वो मेल और फीमेल्स का अलग अलग हो सकता है। और मेल जो है वो डोमिनेटिंग होते हैं, जबकि फीमेल्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा सहन शक्ति होती है। तो जो सैम्पल्स हैं वो दोनों को लेकर चलने चाहिए, जब भी ये थ्योरी अनबायस्ड होती। तो वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कैरोल गिलिगन के कोलबर्ग ने जो है वो सभी सैम्पल्स जो हैं वो मेल के लिए हैं। कोलबर्ग ओवर एम्फसाइज्ड ऑन वेस्टर्न कल्चर, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल। तो कोलबर्ग ने वेस्टर्न कल्चर को ओवर एम्फसाइज किया है, जबकि ये यूनिवर्सल नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ कोलबर्ग थ्योरी इज़ दैट इट डील्स विद मोरल रीजनिंग rather than एक्चुअल बिहेवियर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है, फॉरमोस्ट लिमिटेशन है यहाँ। वो क्या है कि पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो मॉरल रीजनिंग पे बेस्ड है, जबकि पर्सन एक्चुअल में बिहेव क्या करता है उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। सिर्फ ये ध्यान दिया गया है कि वो सोचता क्या है, उसकी रीजनिंग पावर क्या है। And last one is critics have also pointed out that Kohlberg's theory overemphasized the concept as justice when making moral choices. Factors such as comparison, caring, and other important interpersonal feelings may play an important part in moral reasoning. क्रिटिक्स ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि कोलबर्ग की थ्योरी जो है वो जस्टिस पे ही बेस्ड है, और जो अदर फीलिंग्स हैं, केयरिंग, इंटरपर्सनल फीलिंग्स हैं, उनको इग्नोर किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी कोलबर्ग की थ्योरी। आई होप आपको पसंद आएगी, आपको समझ आया होगा। एंड फ्रेंड्स, मेरे पास इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं। प्लीज़ जिसको भी नोट्स चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। भी एग्ज़ाम टाइम आ रहा है तो भी नोट्स बनाने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, और जो एक बुक में है वो पूरा मटेरियल नहीं दिया गया है। तो मेरे पास जो है, मैंने कई सारी बुक्स से उठा के नोट्स बनाए हैं। दे वर प्रूव वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो यू कैन टेक नोट्स इफ़ यू वांट, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। एंड अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, ये नोट्स हैं कोलबर्ग की थ्योरी के, बहुत ही डिटेल में सब कुछ आपको समझाया गया है। तो जिस किसी को भी नोट्स चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको PDF मेल कर दूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।